जापान आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए हमारे इंस्टीट्यूट में काफ़ी बार स्टूडेंट्स ये पूछते हैं, काफ़ी सारे कॉल्स भी आते हैं हमें कि जापान जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो उनके लिए बेसिक मैं बताता हूँ कि आप जापानीज़ लैंग्वेज करके या तो जॉब पे जा सकते हैं या फिर आप फर्दर स्टडी के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप टूरिज़्म की बात करें तो टूरिज़्म में ना ही पढ़ाई ना ही किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। आपको टूरिस्ट वीज़ा के लिए अलग-अलग कुछ-कुछ कंडीशंस होती हैं। या तो अगर आप जापान में किसी काम से आना चाहते हैं या तो आप किसी काम से आ रहे हैं, तो वो व्यक्ति जो आपको अपने साथ काम के लिए बुला रहा है, चाहे बिज़नेस मीटिंग है, चाहे कुछ है, उसका इन्विटेशन लेटर लगता है और उसके जो बैंक डॉक्यूमेंट्स भी नहीं, बैंक डॉक्यूमेंट्स अब नहीं लगते, अब सिर्फ इन्विटेशन लेटर और जो शेड्यूल लेटर है वो लगता है। यानी कि आपका काम क्या है वहाँ पे और आपका उससे रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप प्रूव करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप बिना किसी गारंटर के जापान में आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बेटर रहेगा कि आप किसी ट्रैवल कंपनी से कंफर्म करो, क्योंकि मैं उतना नहीं जानता, लेकिन जहाँ तक मेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि आपको आइटनरी शो करनी पड़ती है, जो कि सबसे मुश्किल होता है। यानी कि आपको ना सारे स्टे की होटल्स बुकिंग ऑलरेडी शो करनी पड़ेगी, टिकट बुकिंग, एयरलाइन टिकट बुकिंग ऑब्वियसली आपको शो करनी पड़ती है। लेकिन वो मतलब इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप देखिए ट्रैवल कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास पैसा है, और पैसा है तो आपकी बुकिंग होनी चाहिए। ऐसा मतलब मैं नहीं कह रहा, जापान की एम्बेसी का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि असली में खाली जापान घूमना नहीं, आप असली में जॉब के लिए या फिर पढ़ाई के लिए आप जापान आना चाहते हैं। तो देखिए इसमें ना पर्पज़ होता है। पर्पज़ का मतलब है कि अगर आप पढ़ाई के लिए मान लीजिए आप फॉर्म भर रहे हैं किसी स्कूल का, तो वो भी पर्पज़ पूछेंगे। पर्पज़ ऑब्वियसली है कि भाई मैं जापानीज़ लैंग्वेज सीखना चाहता हूँ, लेकिन उसका भी क्या पर्पज़ है वो ये भी पूछेंगे, ठीक है। तो मतलब आपको स्टडी इन जापान के लिए आपको प्रॉपरली ये थोड़ा सा बैकग्राउंड अपना प्रिपेयर करके रखना पड़ता है, क्योंकि जब स्कूल आपसे ये पूछेगा, आपका इंटरव्यू लेगा, तो भी ये थोड़ा बहुत वो पूछ सकते हैं। हाँ, मतलब स्कूल में ऐसा नहीं है कि आपको परफेक्ट वो देना है, इंटरव्यू देना है। आप ये भी बोल सकते हैं कि एक सेकंड में थोड़ा सा लोकेशन चेंज कर देता हूँ। आप ये भी बोल सकते हैं कि मैं सिर्फ जापानीज़ लैंग्वेज सीखना चाहता हूँ और जापान का कल्चर मुझे पसंद है, बाकी आप बताओ, ठीक है। तो आपको गाइड कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग भी गाइड करते हैं अगर आप हमारे से स्टडी वीज़ा की प्रोसेसिंग स्टार्ट करवाते हैं तो, ठीक है। अब आई सबसे मुश्किल बात जापान में जॉब के लिए। देखिए स्टूडेंट्स को लगता है कि ना जापान में जॉब लेना बड़ा आसान है। स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हम किसी भी कंट्री में जॉब कर सकते हैं। जैसे मैंने बीटेक करी है तो मैं इंजीनियर हूँ और मैं हर कंट्री में काम कर सकता हूँ, यूके, यूएस, जापान। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको ये करना पड़ेगा कि आपको किसी भी कंट्री के अंदर आप जब काम कर रहे हो तो उस कंट्री में क्यों कर रहे हो, आप अपने देश में क्यों नहीं कर रहे हो। हर कंट्री की एम्बेसी ये पूछेगी, जापान की एम्बेसी भी सेम क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। तो उसमें आपको प्रूव करना पड़ेगा कि मैं मेरे क्या कहते हैं बैकग्राउंड क्या है, मेरी जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक्सपीरियंस कितना है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, 4 साल का एक्सपीरियंस है, जो भी है, चलो ठीक है, वो तो ठीक है। सबसे बड़ी बात, आप जापान में किस कंपनी में हायर हो चुके हो। हाँ जी, यानी कि पहले आपको हायर होना है, उसके बाद आपको वीज़ा एम्बेसी के लिए अप्लाई करना है, जिसकी अभी भी श्योरिटी नहीं है कि वो लगेगा नहीं लगेगा, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। लेकिन मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, ये सब आपको मैं पाथ बताना चाहता हूँ कि आप को क्या-क्या मतलब चीज़ें क्रॉस करनी है अगर आपको जापान में जॉब के लिए वो करना है, ठीक है। अब जापान में जॉब के लिए मैंने बताया कि पहले आपको हायर होना है। अब हायर होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हायर होने के लिए सबसे पहली बात आपको जापानीज़ लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। बिल्कुल ही बेसिक, बहुत ही थोड़ी-सी, बहुत ही बेसिक। अगर आपका कोर टेक्निकल कॉम्पिटेंसी है, मतलब आपकी जो जॉब है ना वो टोटल इंजीनियरिंग की जॉब है, तो आपको बहुत थोड़ी-सी जापानीज़ लैंग्वेज सीखनी है। खाली अपना इंट्रोडक्शन N5 लेवल तक का आप मान सकते हैं, बेसिक लेवल तक का आप मान सकते हैं। लेकिन अगर आप कोर कॉम्पिटेंसी आपकी जापानीज़ लैंग्वेज कोर कॉम्पिटेंसी आपकी अगर आईटी या मैकेनिकल या इंजीनियरिंग नहीं है, तो आपको N2 N1 तक की जापानीज़ सीखनी पड़ती है। और उसके बाद भी अब तो बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग अभी मैं टोक्यो में हूँ और अभी रिसेंटली आज सुबह ही मेरी बात हो रही थी, तो मैं भी यही डिस्कस कर रहा था। वो कह रहे थे कि इतने भर गए हैं जापानीज़ लैंग्वेज मतलब जापान में फॉरेनर्स, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, म्यांमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इतने भर गए हैं कि इंडियंस उतने नहीं हैं, ठीक है। इंडियंस कम है, इंडियंस बहुत कम है। लेकिन जितनी भी बाकी कंट्रीज़ के मैंने नाम लिए ना, एशियन कंट्रीज़ हैं, छोटी-छोटी कंट्रीज़ हैं, कोई खास कंट्रीज़ नहीं है, लेकिन उनसे इतने लोग आ गए हैं जापान में कि वो ऑलरेडी मतलब अपना पूरा कल्चर जापान का मतलब कल्चर वल्चर सीख के पूरे जापान में एकदम घुस गए हैं, एकदम रम गए हैं।
ठीक है, ऑलमोस्ट वो जापानीज़ के लेवल के काम कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया में भी उतनी अवेयरनेस नहीं है कि हम जापान में, क्योंकि थोड़ी मेहनत लगती है ना ठीक है, डोंट माइंड, थोड़ी मेहनत लगती है ना, इसलिए इंडिया में ये सब हम पसंद नहीं करते कि भाई जापानीज़ भी सीखें, आईटी भी सीखें और जापान में काम करें। जापान में तो हमने सुना 8-8, 10-10, 12-12 घंटे काम करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अपने दूसरे वीडियोज़ में भी बताया है कि ये बहुत बड़ा मिथ है, ठीक है। एनीवेज़, तो मैं आपको बता रहा था कि आपको ना ये जॉब वाला जो सिस्टम है सिर्फ जापानीज़ करके, ये थोड़ा-थोड़ा आपको भूलना पड़ेगा, थोड़ा ख़त्म होता जा रहा है ये। आपको एक्स्ट्रा टेक्निकल स्किल अपने अंदर लाना ही पड़ेगा। मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है कि आप आईटी के अंदर देखिए, आईटी में भी वैरायटी ऑफ एरियाज़ हैं, बहुत सारे एरियाज़ हैं। फ्रंट एंड, बैक एंड, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, नेटवर्किंग, एसएपी वगैरह, ये सब मतलब सिस्को सर्टिफिकेशन, गूगल मतलब हज़ारों तरह की सर्टिफिकेशन है, हज़ारों तरह के एरिया हैं। मुझे तो उतना नॉलेज नहीं है, मैं वेब डेवलपमेंट में हूँ सिर्फ, ठीक है। तो मेरा काम यहाँ पे वेब डेवलपमेंट का है, लेकिन मेरी जॉब नहीं है। मेरा टाई अप है एक स्कूल के साथ, तो उनके साथ मेरा जो उनका आउटसोर्स्ड काम है, जो कि वो इंडिया से आउटसोर्स है, तो वो मैं करवाना चाहता हूँ, ठीक है। मतलब मैं करता हूँ, मैं उस चैनल के मैं मतलब एक तरह का चैनल हूँ जो कि उनसे आउटसोर्स काम लेके यहाँ इंडिया में आउटसोर्स करता हूँ, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इतना भी मुश्किल नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर आप पहले से सोच लेंगे कि बड़ी मेहनत है, जापानीज़ भी है और आईटी भी है, ओह माय गॉड मैं कैसे करूँगा, तो फिर कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आपका करियर इस बिल्डिंग से भी ऊंचा जा सकता है। ऑल द बेस्ट।